हेलो बच्चों। तो आज की क्लास के अंदर हमें केमिकल बॉन्डिंग का पार्ट 3 डिस्कस करना है, जो कि सुपर 30 सीरीज हमारी चल रही है, आपको पता ही है। तो केमिकल बॉन्डिंग का लास्ट पार्ट हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। और ये 2 पार्ट में डिस्कस कर चुका हूँ, तो जो अभी देख रहे हैं, पहली बार वीडियो देख रहे हैं, तो वो पहले फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट देख लो, ताकि कॉन्सेप्ट और अच्छे से समझ आए। क्योंकि हो सकता है इन लास्ट वाले पार्ट के अंदर कुछ कॉन्सेप्ट फर्स्ट और सेकंड पार्ट के यूज हो जाए, ठीक है। तो इसलिए आपको फर्स्ट और सेकंड पार्ट काफी इंपॉर्टेंट है, वो आप पहले देखो, उसके बाद थर्ड पार्ट देखना। ओके, नाउ बात करते हैं अपने क्वेश्चंस की। क्वेश्चन नंबर 21, ठीक है। क्वेश्चन 21 कहता है व्हाट इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ डायपोल मूवमेंट ऑफ द फॉलोइंग। तो देखो, पहले क्वेश्चन आ गया डायपोल मूवमेंट। तो डायपोल मूवमेंट के बारे में मैंने पार्ट 1 के अंदर आपको डिटेल में समझा रखी है चीजें, ठीक है। तो आपसे बोला जा रहा है कि किसका डायपोल मूवमेंट का ऑर्डर बताना है, वो करेक्ट ऑर्डर, ठीक है। इंक्रीजिंग ले लो, डिक्रीजिंग ले लो, कुछ भी बोलो, क्योंकि यहाँ कुछ गिवन नहीं है कि वेदर यू हैव टू राइट द इंक्रीजिंग ऑर्डर और डिक्रीजिंग ऑर्डर, तो कुछ भी लिख सकते हो। चलो, सबसे पहले मैं बात करता हूँ मॉलिक्यूल्स की। एक है CH Cl3, एक है आपके पास CH2Cl2, एक है आपके पास CH3Cl और फोर्थ है आपके पास CCl4, ठीक है। तो मेरे पास ये 4 मॉलिक्यूल्स कंपाउंड्स गिवन है आपके पास, ठीक है। 4 गिवन है आपके पास मॉलिक्यूल्स। तो नाउ अब आपको बताना है इनका डायपोल मूवमेंट क्या होगा। तो डायपोल मूवमेंट जानते हैं हम, नीचे डिनोट करते हैं, पता है ना डायपोल मूवमेंट क्या होता है। किसी के ऊपर जब जैसे CCl बॉन्ड होगा तो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, डेफिनेटली क्लोरीन है। तो क्लोरीन कार्बन के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, जिसके कारण इसके ऊपर पोलैरिटी जनरेट हो जाती है। तो अगर इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ गए तो दैट इज पार्शियल नेगेटिव, और इसके ऊपर क्या रहेगा, पार्शियल पॉजिटिव। दिस इज नोन एज डाइपोल्स। 2 पोल जनरेट हो गए, दैट्स व्हाई दिस इज नोन एज डाइपोल्स, या कह सकते हो अनसिमेट्रिकल इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन। इसकी तरफ इलेक्ट्रॉन का ज्यादा डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा और इसकी तरफ इलेक्ट्रॉन का कम डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा। तो दिस इज नोन एज डाइपोल, अनसिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये भी आप कह सकते हो डाइपोल की डेफिनेशन के अंदर, ठीक है। तो बाकी पार्ट 1 के अंदर मैंने एक्सप्लेन किया ही था आपको इसको। इसमें एक चीज का मैंने उस टाइम जिक्र किया था कि डायपोल मूवमेंट जीरो किसका होता है। तो डायपोल मूवमेंट जीरो किसका होता है, जो अपने आइडियल स्ट्रक्चर में रहता है, या फिर एक जो सेंट्रल कार्बन होता है, सेंट्रल मेटल एटम होता है, वो चारों के चारों सेम एटम से जुड़ा हो और उसके पास लोन पेयर जीरो हो, तो उस केस में डायपोल मूवमेंट जीरो होता है, ठीक है। ये हम बात कर चुके हैं। तो देखो, सबसे पहले अगर मैं CCl4 का स्ट्रक्चर बनाऊंगा तो टेट्राहेड्रल है ये, और सारे के सारे टेट्राहेड्रल ही है, ये स्ट्रक्चर है, ये भी टेट्राहेड्रल है, सबकी हाइब्रिडाइजेशन सेम ही है। इसका स्ट्रक्चर बनाऊंगा और इसका स्ट्रक्चर बनाऊंगा, हाइब्रिडाइजेशन सबकी सेम आएगी, दैट इज sp3। आप लोग निकाल सकते हो, अपने आप निकाल के देख लेना बाद में। हाइब्रिडाइजेशन निकालना भी मैंने पार्ट 2 के अंदर सिखा रखा है। तो हाइब्रिडाइजेशन निकालो, देखो क्या हाइब्रिडेशन आएगी। तो sp3 सबकी आएगी, और sp3 आती है तो जनरल स्ट्रक्चर क्या होता है आपका, टेट्राहेड्रल होता है। और टेट्राहेड्रल कब होता है, जब 4 बॉन्ड पेयर होते हैं। बॉन्ड पेयर कम होते रहते तो स्ट्रक्चर चेंज करता रहता है। जैसे सपोज 3 बॉन्ड पेयर है तो क्या बन जाता है, वो पिरामिडल बन जाता है। 2 बॉन्ड पेयर है तो क्या बन जाता है, बेंट बन जाता है, ठीक है। ये हमने बात करी हुई है। तो यहाँ पर देखो 4 के 4 बॉन्ड पेयर है सब में, तो डेफिनेटली प्योर टेट्राहेड्रल फॉर्म में ही होंगे, ठीक है। अब देखो ये टेट्राहेड्रल फॉर्म में है। और एक चीज मैंने बताई थी, बॉन्ड डायपोल मूवमेंट जीरो कब होता है, जब सेंट्रल एटम 4 सेम नेबरिंग से जुड़ा हो और इसके पास कोई लोन पेयर नहीं हो, तो इसका डायपोल मूवमेंट क्या होता है, जीरो हो जाएगा। तो डेफिनेटली यहाँ देखो चारों के चारों सेम ही एटम्स है, क्लोरीन है, और इसके पास कोई सेंट्रल एटम के पास कोई लोन पेयर भी नहीं है, मतलब दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। दैट्स व्हाई इसका डायपोल मूवमेंट क्या होगा, आपका जीरो होगा। इतनी बात समझ आ गई। क्योंकि यहाँ से देखो ये क्लोरीन खींचेगा, यहाँ पर ये क्लोरीन खींच रहा है, यहाँ पर ये क्लोरीन, यहाँ पर ये क्लोरीन, तो ये नेट एक दूसरे को सब क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। ओके, हम बात करते हैं इसकी। तो देखो CH3Cl, तो इसमें यहाँ क्लोरीन खींच रहा है, यहाँ पर हाइड्रोजन से कार्बन खींचेगा, ये भी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन है, कार्बन खींचेगा, यहाँ पर भी कार्बन खींचेगा। आई बात समझ में। तो इस केस में देख लो आप, पूरा नेट डायपोल मूवमेंट एक डायरेक्शन में जा रहा है, तो इसका डायरेक्शन क्या होगा, ये डायरेक्शन होगा, पूरा का पूरे अपवर्ड डायरेक्शन में जाता हुआ आपको डायपोल मूवमेंट दिखाई दे रहा है। तो मतलब सबसे कम तो इसका होगा, क्योंकि इसका जीरो आ चुका है, CCl4 का सबसे कम, और सबसे ज्यादा होगा CH3Cl का।
CH3Cl हैज द मैक्सिमम डायपोल मोमेंट, क्योंकि पूरा का पूरा आपको एक ही डायरेक्शन में जाता हुआ दिख रहा है। आई बात समझ में। CH2Cl2 का क्या होगा, तो देख लो आप लोग, तो यहां से क्लोरीन खींचेगा, ये वाला क्लोरीन अपनी तरफ खींचेगा, यहाँ इससे कार्बन खींच रहा है इलेक्ट्रॉन और इससे कार्बन खींच रहा है, क्योंकि इन दोनों में जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है वही वाला एटम या फिर कह सकते हो एलिमेंट अपनी तरफ खींचता है, एटम खींचता है अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ कार्बन खींचेगा इस इलेक्ट्रॉन को। तो देखो यहाँ पर कुछ डायपोल मोमेंट नीचे है, कुछ ऊपर है, कुछ इस तरफ कुछ इस तरफ, मतलब यहाँ पर क्या होगा, पार्शियली कैंसिल आउट होने लग जाएंगी चीजें, पार्शियली कैंसिल आउट होंगी चीजें। तो डेफिनेटली कैंसिल आउट होने के कारण CH3Cl का इससे दैट इज CH2Cl2 से क्या होगा, ज्यादा होगा, और इसके बाद होगा आपका CH3Cl का और लास्ट में होगा आपका CCl4 का। CH3Cl का कम क्यों होगा, तो देखो Cl अब खींचेगा, यहाँ पर भी Cl खींचेगा, यहाँ पर भी Cl खींचेगा, और यहाँ पर कौन खींचेगा, कार्बन खींचेगा। तो जैसे ही नीचे आएगा तो देखो नीचे आके डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, तो डिस्ट्रीब्यूशन हो गया तो मतलब कुछ इस डायरेक्शन में गया, कुछ इस डायरेक्शन में, कुछ चीजें, तो ऑल दो नेट डायरेक्शन तो यही वाली होगी, डाउनवर्ड ही नेट डायरेक्शन, पर ये डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। तो दैट्स व्हाई CH3Cl का आपका CH2Cl2 और CH3Cl से कम होगा। ठीक है, कुछ बच्चों को डाउट होता है कि सर CHCl3 और CH3Cl में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव क्लोरीन है, तीन इलेक्ट्रोनेगेटिव जुड़े हैं, तो किसका ज्यादा होना चाहिए। ठीक है, बट बिकॉज देर नीचे आके साथ ही डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, इसलिए इसका डायपोल मोमेंट CHCl3 का कम होता है, पर CH3Cl एक ही डायरेक्शन में जाता हुआ आपको दिख रहा है, इसलिए CH3Cl का डायपोल मोमेंट हमेशा क्या होगा, ज्यादा होगा। इसलिए मैं एक एग्जांपल देता हूं, सपोज ध्यान से देखना, सपोज ये एक पाइप है, ठीक है, और यहाँ पर तुमने लगा दो चलो शावर लगा दो, शावर तुम नहाते होंगे शावर से, है ना, तो जैसे ही नहाओगे तो यहाँ से क्या होगा, पानी निकलेगा, चारों डायरेक्शन में पानी निकल रहा है। अब बाल्टी यहाँ रखो बीच में, तो जब यहाँ बाल्टी रखोगे तो जरा बताओ इस बाल्टी में भरने में टाइम लगेगा, कम पानी आएगा इसमें, इस केस के अंदर यहाँ से आया और डिस्ट्रीब्यूट हो गया, तो ये बाल्टी कम टाइम में भरेगी। पर इस केस में क्या है, इस केस को मैं उल्टा बना रहा हूँ, क्योंकि ऊपर तो बाल्टी उल्टी लटकानी पड़ेगी ना गंदा करके, तो इसको उल्टा बना रहा हूँ, तो उल्टा बना रहा हूँ तो देखो क्या है, यहाँ से आया, यहाँ से आया, यहाँ से आया, ये तीन, और कहाँ से निकल गए, एक पाइप से निकल रहे हैं। तो जरा बताओ, यहाँ से भी पानी आया, यहाँ से भी पानी आया और यहाँ से भी पानी आया, और वो पूरा का पूरा एक ही पाइप से बीच में है। तो जरा देखो यहाँ पर बाल्टी एकदम बहुत जल्दी भर जाएगी, आई बात समझ में। तो इसी वजह से इसमें जल्दी भर रही है, तो इसलिए इसका डायपोल मोमेंट ज्यादा होगा, और इसमें बहुत टाइम लगा रही है तो इसका डायपोल मोमेंट कम होगा। तो दैट्स व्हाई दिस विल बी योर ऑर्डर। ठीक है, तो ऑर्डर क्या होगा आपका, यहाँ लिख देते हैं CH3Cl, उसके बाद क्या होगा CH2Cl2, फिर क्या होगा CHCl3 और फिर होगा आपका CCl4। तो डिक्रीजिंग ऑर्डर लिख दिया मैंने डायपोल मोमेंट का। ठीक है, ओके, तो बाद में नोट कर लेना इसको। नेक्स्ट 22, इन ड्राई एज देयर इज, ड्राई एज का मतलब समझते हो, ड्राई एज क्या होती है, सॉलिड CO2, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को हम क्या बोलते हैं, ड्राई एज बोलते हैं। तो बोल रहे हैं ड्राई एज में कौन से बॉन्ड होंगे, तो स्ट्रक्चर क्या होता है इसका, वही हाइब्रिडाइजेशन के कॉन्सेप्ट हमने सीख रखा है, स्ट्रक्चर पीछे पार्ट 1 के अंदर ये स्ट्रक्चर होता है, और ये बॉन्ड कौन से होते हैं, कोवलेंट बॉन्ड होते हैं। तो डेफिनेटली कोवलेंट बॉन्ड तो होगा। और एक चीज और, कहीं पर भी थोड़ी सी अगर पोलैरिटी जनरेट होती है, डेफिनेटली आप ऑल्दो इट इज अ नॉन पोलर मॉलिक्यूल, पोलर हो या नॉन पोलर मॉलिक्यूल हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि पोलैरिटी जनरेट है कि नहीं है, हम मान के चलते हैं कि देयर इज या देयर शुड बी देयर इज अ वैन डर वाल्स फोर्सेस। ठीक है, वैन डर वाल्स फोर्सेस वहां होगी ही होगी, ये हम मान के चलते हैं। कोई सा भी मॉलिक्यूल है उसके अंदर वैन डर वाल्स फोर्सेस हम ऑटोमेटिकली बोलते हैं कि वैन डर वाल्स फोर्सेस बाय डिफॉल्ट रहती ही है। ठीक है, तो वैन डर वाल्स फोर्सेस वीक फोर्सेस होती हैं, तो इसके अंदर कोवलेंट बॉन्ड भी होगा और वैन डर वाल्स फोर्सेस भी होगी, तो आपका आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, वैन डर वाल्स फोर्सेस हम बाय डिफॉल्ट मान के चलते हैं सारे मॉलिक्यूल्स के अंदर रहती है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 23। क्वेश्चन 23 कहता है व्हाट इज द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ लैटिस एनर्जी ऑफ द फॉलोइंग। लैटिस एनर्जी का आपको ऑर्डर बताना है। ओके, तो सबसे पहली बात, लैटिस एनर्जी होती क्या है, लैटिस एनर्जी क्या होती है, एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक 1 मोल ऑफ सॉलिड आयोनिक
कंपाउंड या मॉलिक्यूल इनटू इट्स गैसियस आयन। गैसियस आयन मतलब NaCl है सपोज सॉलिड स्टेट में, ये जब टूटेगा किसमें टूटेगा, आयन में टूटेगा, Na प्लस और Cl माइनस आयन, ये किस स्टेट में चले जाए, गैसियस स्टेट में आयन चले जाए। तो इस टाइम जो एनर्जी हमें देनी पड़ेगी उसी एनर्जी को हम बोलते हैं लैटिस एनर्जी। बात समझ आ गई। एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक 1 मोल ऑफ सॉलिड आयनिक कंपाउंड, ये 1 मोल होना चाहिए, इनटू इट्स गैसियस आयन। जब गैसियस आयन में उसको ब्रेक करते हैं तब जो एनर्जी चाहिए हम उसको क्या बोलते हैं, लैटिस एनर्जी बोलते हैं। ठीक है, अब लैटिस एनर्जी डिपेंड किस में करती है, तो लैटिस एनर्जी डिपेंड करती है, अब ध्यान से सुनना, ये अभी एक इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर आने वाली है, ये 21 क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो जो लैटिस एनर्जी होती है 2 फैक्टर में डिपेंड करती है। लैटिस एनर्जी पहला डिपेंड करती है चार्ज पे, मतलब चार्ज जितना ज्यादा होगा उसकी लैटिस एनर्जी उतनी ज्यादा होगी। बात समझिए, तो लैटिस एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज, फर्स्ट फैक्टर ऑन आयन। आयंस में अगर आप आयन की लैटिस एनर्जी निकालेंगे जितना ज्यादा चार्ज, जैसे सपोज सोडियम प्लस है, मैग्नीशियम 2 प्लस है, एल्यूमिनियम 3 प्लस है, तो सबसे ज्यादा लैटिस एनर्जी किसकी होगी, तो डेफिनेटली एल्यूमिनियम 3 प्लस की होगी। चार्ज इतना ज्यादा, क्योंकि डेंसिटी उतनी क्या होगी, ज्यादा होगी, तो चार्ज जितना ज्यादा होगा लैटिस एनर्जी क्या होगी, उतनी ज्यादा होगी। तो पहला फैक्टर ये हो गया। और दूसरा है लैटिस एनर्जी, सपोज चार्ज से मैं जैसे एग्जांपल के तौर पे सोडियम और लिथियम हो गया, Na प्लस और लिथियम प्लस, देखो दोनों का चार्ज सेम है, तो इसको चार्ज के बेसिस में तो नहीं बता पाओगे, तो हम क्या देखते हैं, साइज। यस, दोनों फैक्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, एक चार्ज और एक साइज। जिसको हम चार्ज से पता करते हैं उसको हम चार्ज से बता देंगे, पर चार्ज जहाँ सेम आ जाए तो उसके लिए हम फैक्टर लगाते हैं कौन सा, साइज। नॉट ओनली इन दिस केस, पर मोस्ट ऑफ द केस में हम यही 2 फैक्टर के बारे में बात करते हैं। पीछे मैंने फजाज रूल सिखाया था आप लोग को पार्ट 2 के अंदर, वहां पर भी मैंने चार्ज और साइज के बारे में बात करी थी। ठीक है, तो ध्यान रखना है। और साइज के क्या होता है, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ आयन। ठीक है, लैटिस एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ आयन, क्योंकि आयन का साइज अगर छोटा होगा तो उससे क्या होगा, चार्ज डेंसिटी उस पर ज्यादा होगी। आयन का साइज क्या होगा, अगर छोटा होगा, स्मॉलर आयन हैज ग्रेटर चार्ज डेंसिटी, ठीक है। साइज अगर छोटा होगा तो चार्ज डेंसिटी क्या होगी, ज्यादा होगी, और चार्ज डेंसिटी ज्यादा होगी तो मतलब लैटिस एनर्जी क्या, उसको ब्रेक करने में ज्यादा टाइम लगेगा, तो उसकी स्टेबिलिटी भी ज्यादा होगी। ठीक है, तो मोर लैटिस एनर्जी एल लिख दे रहा हूं इसके लिए, एंड ग्रेटर स्टेबिलिटी। ठीक है, हो सकता है इस क्वेश्चन में लैटिस एनर्जी की जगह बोल दे कि इनका स्टेबिलिटी का ऑर्डर लिखो, तो इस टाइप के क्वेश्चन भी बन जाते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना आप लोगों ने। तो लैटिस एनर्जी और स्टेबिलिटी भी आपस में डायरेक्टली रिलेशन है। लैटिस एनर्जी जिसकी ज्यादा, उसकी स्टेबिलिटी क्या होगी, ज्यादा होगी। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना। एक और चीज मैंने बता दी है, लैटिस एनर्जी बोले स्टेबिलिटी बोले दोनों के लिए सेम चीज दिखने, मतलब स्टेबिलिटी अगर बोले तो आपको लैटिस एनर्जी चेक करनी है इन शॉर्ट। ठीक है, ओके। तो चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल लैटिस एनर्जी। अब आते हैं क्वेश्चन के अंदर। तो क्वेश्चन बोल रहे हैं 3 दे रखे आपको, MgF2, मैग्नीशियम फ्लोराइड, NaBr और NaCl। तो जरा बताओ MgF2 किसमें ब्रेक हो रहा है, Mg2 प्लस में और F-1 में, ये किसमें ब्रेक होगा, 2 मिलेंगे, Na प्लस और Br माइनस, और ये किसमें ब्रेक होगा, Na प्लस एंड Cl माइनस में, ये होगा। तो देख रहे हो आप लोग लैटिस एनर्जी किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, चार्ज के। तो यहाँ पर एनायंस को देखेंगे तो एनायन में तो सब में -1 चार्ज है, तो कैटायन से चेक करना पड़ेगा। कैटायन में आप +2 है, +1 है, +1 है, और डेफिनेटली सबसे ज्यादा किसकी लैटिस एनर्जी होगी, जहाँ चार्ज ज्यादा है। चार्ज ज्यादा का है MgF2 का, तो इंक्रीजिंग ऑर्डर लिखना है, तो मतलब सबसे ज्यादा किसका होगा, MgF2 का होगा। समझ लो, क्योंकि यहाँ पर +2 चार्ज है और चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैटिस एनर्जी। अब बचे ये दोनों, इन दोनों में देखो कैटायन के बेसिस पे नहीं बता सकते, क्योंकि चार्ज भी सेम है +1 और आयन भी सेम है Na+, तो भाई साइज तो सेम होगा दोनों को। तो इन दोनों के केस में हम एनायन को पकड़ेंगे। एनायन में चार्ज देखो -1 नहीं बता सकते, पर साइज तो डिफरेंट है, क्योंकि आपका एनायन डिफरेंट है, तो साइज किसका बड़ा होता है, तो आपको पता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटाइन, ये ऑर्डर होता है डाउन द ग्रुप।
साइज इंक्रीज करता है, तो ब्रोमीन का साइज बड़ा होगा क्लोरीन से, मतलब क्लोरीन का साइज छोटा होगा, और अगर क्लोरीन का साइज छोटा होगा तो क्लोरीन की लैटिस एनर्जी क्या होगी, ज़्यादा होगी, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो इसीलिए क्लोरीन की लैटिस एनर्जी ब्रोमीन से ज़्यादा होगी, तो मतलब फिर आएगा आपका NaCl, और सबसे कम किसकी होगी, NaBr की। आई बात समझ में, क्योंकि क्लोरीन का साइज छोटा है और साइज और लैटिस एनर्जी में इन्वर्सली का रिलेशन है, साइज छोटा लैटिस एनर्जी ज़्यादा, तो क्लोरीन की लैटिस एनर्जी ज़्यादा, तो दैट्स व्हाई NaCl आएगा और लास्ट में आएगा NaBr। तो ऑर्डर क्या हो जाएगा, NaBr की सबसे कम, फिर आपकी NaCl की, और फिर आपकी MgF2, तो ये आपका ऑर्डर हो जाएगा लैटिस एनर्जी का। इतनी बात आ गई समझ में? ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, तो आप नोट कर लेना इसको बाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्पीसीज हैविंग बॉन्ड ऑर्डर डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑन CO। ओके, इस टाइप के क्वेश्चन भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं बॉन्ड ऑर्डर निकालने के, बॉन्ड ऑर्डर निकालना है इसमें और इसके अगले वाले में बॉन्ड ऑर्डर निकालना है, ठीक है। तो बॉन्ड ऑर्डर के लिए मैंने एक ट्रिक बताई थी, वही आप लोग को भी यहाँ बता देता हूँ मैं। ट्रिक क्या है बॉन्ड ऑर्डर निकालने की, यू हैव टू कैलकुलेट, ध्यान से देखो, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन देखना है आपको, और उसके अक्रॉस निकालना है आपको बॉन्ड ऑर्डर, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन चेक करो और उसके अक्रॉस का निकालो बॉन्ड ऑर्डर, ऑल्दो इट इज बेस्ड ऑन द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, ठीक है। मे बी वो मैं आपको नेक्स्ट जो 5 क्वेश्चन बताऊंगा उसमें मैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी समझाऊंगा, कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर आएगा, तो उसमें मैं डायग्राम सिखाऊंगा आपको, एनर्जी लेवल डायग्राम, वो एक्सप्लेन करूंगा। फिलहाल ये मेरे डायरेक्टली इस ट्रिक से हो जाएंगे, तो मैं डायरेक्टली ट्रिक यूज कर रहा हूँ, ठीक है। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन बॉन्ड ऑर्डर के इस ट्रिक से हो जाते हैं, तो हमें वो बार बार वो पूरी थ्योरी या डायग्राम्स बनाने की जरूरत नहीं पड़ती, जिसको हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी या फिर एनर्जी लेवल डायग्राम्स बोलते हैं, ठीक है। वो है नेक्स्ट 5 क्वेश्चन के अंदर आएंगे शायद। फिलहाल आपको बताना है कि इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा, तो बॉन्ड ऑर्डर के लिए पहले मैं ट्रिक्स बता रहा हूँ आपको। तो देखो, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर वैल्यू है 14 होंगे, 14 को हम बेस मान के चलते हैं, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग बॉन्ड ऑर्डर होता है 3, ठीक है। बॉन्ड ऑर्डर होता क्या है, नंबर ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन 2 एटम, 2 एटम के बीच में कितने बॉन्ड होते हैं, वही बॉन्ड ऑर्डर होता है। जैसे सपोज A और B है, तो इसके बीच में अगर एक बॉन्ड होगा तो इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या बोलेंगे हम, 1 है। 2 होगा तो बोलेंगे 2 है। 3 है तो बोलेंगे कितने बॉन्ड है इसके बीच में, 3, तो मतलब इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा, AB का इस टाइम 3 होगा, ठीक है। कभी कभी आप लोग देखोगे 2.5 1.5 भी आता है, ठीक है। तो 2.5 का मतलब ऐसा नहीं कि 2 और आधा बॉन्ड होगा, समझ लो। जब 2.5 बॉन्ड ऑर्डर आएगा तो तुम्हें लगेगा कि 2 बॉन्ड पूरे और 1 बॉन्ड आधा है, ऐसा नहीं। तो 2.5 का मतलब ये होता है कि वहां रेजोनेंस हो गया, तो रेजोनेंस होने के कारण हम 2.5 को इस तरीके से शो करते हैं। पीछे मैंने रेजोनेंस का कॉन्सेप्ट सिखाया था तुम्हें, तो वहीं पर 2.5 1.5 आता है जहां पर रेजोनेंस की पॉसिबिलिटी होती है, ठीक है। ओके, तो बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है, नंबर ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन 2 एटम्स, 2 एटम्स के बीच में कितने बॉन्ड्स होंगे। तो अगर बाय द वे टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 14 आएंगे तो इसका बॉन्ड ऑर्डर 3, बढ़ाते रहो 15 16 17 18, ठीक है। और एक चीज और, बॉन्ड ऑर्डर कितने तक का निकालते हैं, जिनका इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम कितना हो, 20 इलेक्ट्रॉन हो। 20 इलेक्ट्रॉन से कम वालों का ही हम बॉन्ड ऑर्डर निकालते हैं, 20 से ज्यादा के लिए वो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी अभी हमारे लिए वैलिड ही नहीं है, ठीक है। ओके, अब जैसे जैसे दिस इज योर बेस, ये आपका बेस रहेगा, बढ़ते रहो 0.5 घटाते रहो। तो 15 का बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा, 2.5, 16 का बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा, 2, 17 का क्या होगा, 1.5, और 18 का क्या होगा, 1। आई बात समझ में, 0.5 घटा दिया। सिमिलरली ऊपर पीछे चलेगा 13, 12, 11, 10, यहाँ भी 0.5 घटाते रहो, मतलब डिक्रीज करते रहो। ये क्या होगा 2.5, ये क्या होगा 2, ये क्या होगा 1.5, और ये क्या होगा 1। तो ये हमारे पास ट्रिक बन गई। 14 बेस बन गया 3, नीचे बढ़े 0.5 घटाया, ऊपर मतलब 14 से 10 की तरफ गए, देखो 10 11 12 13 14, तभी 0.5 घटाया, ठीक है। 3, 2.5, 2, 1.5 इस पैटर्न में। तो आपसे बोल रहे हैं किसका डिफरेंट होगा, CO से। सबसे पहले CO का निकाल लेते हैं। CO कितना होगा, तो कार्बन कितने इलेक्ट्रॉन्स होता है कार्बन के पास, एटॉमिक नंबर इज 6, ऑक्सीजन के पास कितना होता है 8, तो कितने हो गए टोटल 14 हो गए। बात समझ लो, ऑक्सीजन के पास 8 इलेक्ट्रॉन्स, कार्बन के पास 6 इलेक्ट्रॉन, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स काउंट कर लिए। 8 + 6 कितना हो गया 14 हो गया। तो 14 होगा तो इसका बॉन्ड होगा 3, मतलब CO का बॉन्ड क्या होगा आपका 3 होगा। अब आपको बताना है
स्पीसीज हैविंग बॉन्ड ऑर्डर डिफरेंट, मतलब किसका 3 नहीं होगा। तो देखो सबसे पहले NO माइनस का निकालो। NO माइनस में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, नाइट्रोजन में कितने होते हैं 7, ऑक्सीजन में कितने होते हैं 8 होते हैं। माइनस का मतलब क्या, एक इलेक्ट्रॉन आ गया, एक इलेक्ट्रॉन आ गया तो कितना ऐड कर दोगे, एक ऐड कर दोगे। माइनस का मतलब 8 होता है, इलेक्ट्रॉन आया है तो +1, तो कितना हो जाएगा, तो 8 कितना आ गया 16, और 16 के कॉरेस्पॉन्डिंग क्या होता है देखो 2 होता है, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर 2 है, मतलब यही तो डिफरेंट है, क्योंकि CO का कितना था 3 था, इसका 2 आ गया, तो डिफरेंट इसी में, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। बाकी आप चेक करो, बाकी का सबका 3 आ रहा होगा, देख लो। चलो NO प्लस का अगर देख लो तो नाइट्रोजन का 7, ऑक्सीजन का कितना 8, प्लस का मतलब इलेक्ट्रॉन चला गया तो मतलब -1 हो जाएगा, तो कितना आया 14 आया। 14 मतलब कितना आएगा देखो 3। सिमिलरली CN माइनस का भी 3 आएगा और N2 प्लस का N2 का भी 3 आएगा, आप लोग चेक कर सकते हो, ठीक है। अपनी आप करो चेक, अपनी आप इनका बाकियों का चेक करो जरा। हम 25th क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 25th क्वेश्चन भी इसी में भेज दे तो इसको मैं बने रहने देता हूँ। 25th क्वेश्चन बोल रहे हैं विच स्पीसीज ऑफ द पेयर हैव द सेम बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड ऑर्डर सेम किसका होगा। तो सपोज CN माइनस CN प्लस, ये तो हो नहीं सकता, यहाँ तो साफ साफ ही दिख रहा है आपको, क्योंकि CN का तो चलो बराबर होगा। CN माइनस का क्या है, एक इलेक्ट्रॉन, चलो निकाल के देख लेते हैं। CN माइनस का क्या है, कार्बन का कितना, कार्बन का कितना होगा 6, नाइट्रोजन का होगा 7, माइनस मतलब इलेक्ट्रॉन आ गया तो +1, तो कितना हो गया 14 हो गया, मतलब कितना हो गया 3 हो गया इसका। CN माइनस का हो गया आपका 3 बॉन्ड ऑर्डर। CN प्लस का कितना होगा, कार्बन 6, नाइट्रोजन 7, प्लस मतलब एक चला गया है तो इसका कितना होगा 12, 12 का मतलब कितना होता है देखो 2 होता है, तो ये तो नहीं हो सकता, बोला है सेम बॉन्ड ऑर्डर। सेकंड चेक करो O2 माइनस CN माइनस, यहाँ चेक करते हैं चलो, O2 माइनस एंड CN माइनस, तो O2 का कितना होगा, एक ऑक्सीजन का 8, दो ऑक्सीजन का 16, और माइनस मतलब एक इलेक्ट्रॉन आ गया मतलब 17 के अक्रॉस क्या है 1.5, और CN माइनस का क्या होगा, CN माइनस का तो निकाला ही था मैंने 3, CN माइनस का कितना है 14, दैट इज 3, तो ये भी सेम नहीं है। आ रही बात समझ में। नेक्स्ट NO प्लस एंड CN प्लस का चेक करते हैं। NO प्लस का कितना होगा, नाइट्रोजन का कितना इलेक्ट्रॉन होता है 7, ऑक्सीजन के कितने होते हैं 8, एटॉमिक नंबर है ना 8, और +1 मतलब इलेक्ट्रॉन चला गया तो माइनस करना पड़ेगा, तो कितना हो गया 14, और 14 का कितना होता है 3, इसका बॉन्ड ऑर्डर 3 होगा। इसके साथ क्या है CN प्लस का जब तुम निकालोगे तो कार्बन का कितना आएगा, कार्बन का आएगा आपका कितना 6, नाइट्रोजन का कितना आएगा 7, और प्लस मतलब एक इलेक्ट्रॉन चला गया तो इसका क्या आएगा 12 का मतलब क्या होगा 2, तो ये भी नहीं होगा। तो डेफिनेटली आंसर आपका अगर ये 3 ऑप्शन नहीं है तो डेफिनेटली ऑप्शन क्या होगा आपका 4th होगा, ठीक है। चेक कर लेते हैं CN माइनस का क्या होगा, CN माइनस का हमने निकाला हुआ था, कार्बन का कितना है 6, नाइट्रोजन का है 7, माइनस मतलब इलेक्ट्रॉन आया है तो 1, तो इनको ऐड करने पड़ेगा, तो 14 मतलब इसका कितना होगा बॉन्ड ऑर्डर 3, और NO प्लस दैट इज नाइट्रोजन का 7 एटॉमिक नंबर, वही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ऑक्सीजन का 8, और एक प्लस मतलब इलेक्ट्रॉन गया तो माइनस करना पड़ेगा -1, तो कितना हो गया 14 दैट इज 3, तो इसका ही बॉन्ड ऑर्डर देखो, तो दोनों का बॉन्ड ऑर्डर 3 आ गया। तो यही बोला था विच स्पीसीज ऑफ द पेयर हैविंग सेम बॉन्ड ऑर्डर, तो इन दोनों का बॉन्ड ऑर्डर सेम है दैट इज 3 है, तो दैट्स व्हाई हमारा 25th का डी ऑप्शन हो जाएगा। बस आपको क्या करना है, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन चेक करना है, इलेक्ट्रॉन चेक करना समझ दो, एटॉमिक नंबर जो होता है उसको ऐड कर दो, और अगर माइनस होगा तो इलेक्ट्रॉन को ऐड करो, और प्लस होगा तो जितना प्लस है उतना सब्ट्रैक्ट कर दो। जैसे यहाँ माइनस था, माइनस मतलब इलेक्ट्रॉन आ रहा है तो इसलिए +1 करा, यहाँ +1 था तो इसलिए इलेक्ट्रॉन जा रहा है तो इसलिए माइनस करा, ये तो बेसिक चीज है ना। ओके, तो इतनी बात समझ आ गई। तो ये आपके 25 क्वेश्चन हो गए। तो नेक्स्ट 5 क्वेश्चन करते हैं आप। तो आपके 5 क्वेश्चन आ गए हैं बोर्ड में। नेक्स्ट 5 क्वेश्चन ऑलरेडी हम 25 क्वेश्चन तक डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट 26 क्वेश्चन। 26 क्वेश्चन कहता है इन द प्रोसेस O2 प्लस टू O2 प्लस द इलेक्ट्रॉन लॉस्ट इज फ्रॉम। ओके, तो इलेक्ट्रॉन कहाँ से लॉस्ट हो रहे हैं, आपको ऑप्शन दे रखे हैं बॉन्डिंग
पाई ऑर्बिटल, एंटी बॉन्डिंग पाई ऑर्बिटल, 2p-z ऑर्बिटल और 2px ऑर्बिटल। ठीक है, ओके। तो इसको सॉल्व करने से पहले आपको एक थ्योरी है जिसको हम बोलते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, जिसके बारे में मैं बात पीछे क्वेश्चंस 24-25 के अंदर कर रहा था, वो पता होनी चाहिए। और इसके अंदर हम बात करेंगे एनर्जी लेवल डायग्राम्स की, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी जिसके अंदर हम बात करते हैं किसकी, एनर्जी लेवल डायग्राम्स। तो ये एनर्जी लेवल डायग्राम्स पता होने चाहिए और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी पता होनी चाहिए इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। ये हो गया। इनफैक्ट जो हमने पिछले बॉन्ड ऑर्डर के क्वेश्चन करे थे 24-25 क्वेश्चन में, बॉन्ड ऑर्डर का क्वेश्चन भी हम यहाँ से कर सकते हैं इस थ्योरी के अकॉर्डिंग। ठीक है, वो तो मैंने ट्रिक बताई थी, पर एक्चुअल कहाँ से आता है वो इसी थ्योरी से हम बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, क्या होता है पहले समझाता हूँ। तो देखो क्वेश्चन बाद में करेंगे, पहले कॉन्सेप्ट समझते हैं। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, एनर्जी लेवल डायग्राम कैसे बनाए जाते हैं। ठीक है, तो एनर्जी थ्योरी क्या होती है, थ्योरी के ऊपर नहीं आ रहे, अभी हम कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं कि किस तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे और एप्लीकेशन पार्ट समझ रहे हैं। तो सबसे पहली बात है इसके अंदर एनर्जी लेवल डायग्राम कैसे बनेंगे। तो दो टाइप के एनर्जी लेवल डायग्राम्स बनते हैं, मैं आपको बनाता हूं। ध्यान से देखना, ये होते हैं एटॉमिक ऑर्बिटल्स, यहां लेंगे हम एटॉमिक ऑर्बिटल्स, ये भी होगा आपका एटॉमिक ऑर्बिटल, और बीच में होता है आपका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ठीक है, 1s पहला, ये भी क्या होगा आपका 1s ब्रेक होगा। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी का एक पॉस्टुलेट है, जितने एटॉमिक ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करते हैं उतने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म होते हैं। ठीक है, पॉस्टुलेट वगैरह आपको बाद में मिल जाएंगे। तो देखो दो एटॉमिक ऑर्बिटल अगर पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो कितने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन रहे हैं, 2। अगला पॉस्टुलेट था एक बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनता है जिसको हम सिग्मा 1s बोलते हैं, और एक एंटी बॉन्डिंग बनता है जिसको हम सिग्मा स्टार 1s बोलते हैं। स्टार का मतलब एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। फिर होगा 2s, 2s ये भी सेम ही चीज है। ये क्या होगा सिग्मा 2s, और ये क्या होगा सिग्मा स्टार 2s। और लास्ट होता है 2p और 2p। ये किसमें ब्रेक होगा, तो कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग जितने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनते हैं उतने ही जितने एटॉमिक ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करते हैं उतने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं। तो कितना एटॉमिक ऑर्बिटल ने पार्टिसिपेट किया, 1 2 3 4 5 6, 6 ने किया, तो कितने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनने चाहिए, 6 बनने चाहिए। इसको मिटा देते हैं हेडिंग को, ताकि जगह मिल जाए हमें थोड़ा बनाने के लिए। इसको थोड़ा ऊपर बना देता हूँ क्योंकि मुझे 6 बनाने हैं, क्योंकि 2p में 3 हो गए, 2p में 3 हो गए। तो जैसे ही बनेंगे कितने देंगे आपको, इट विल गिव यू 6 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। ठीक है, 2 1 2 1। ठीक है, और इस डायरेक्शन में एनर्जी इंक्रीज करती है, एनर्जी क्या हो रही है, बढ़ रही है। अच्छा, इनके नाम क्या हो गए, ये जो नाम है ये हो गया आपका 2p है, p में कितने होते हैं, 3 होते हैं, px py pz। तो इसको बोलते हैं सिग्मा 2px, इसको बोल देते हैं सिग्मा 2py, और इसको बोल देते हैं, समझ रहे हो, सिग्मा 2px सिग्मा ये होगा आपका पाई 2px, क्योंकि डबल भाई पहला जो बॉन्ड होता है सिंगल उसको सिग्मा बॉन्ड बोलते हैं, उसके बाद क्या बनता है आपका पाई बॉन्ड बनता है ना। ये आपका होगा पाई 2px और ये होगा आपका पाई 2py, बात समझ पाई 2px पाई 2py, और ये होगा सिग्मा 2pz। सिमिलरली ये क्या होगा पाई स्टार 2px, ये होगा पाई स्टार 2py, और ये होगा सिग्मा स्टार 2pz। स्टार का मतलब समझे, एंटी बॉन्डिंग। और पाई क्यों लगाया, क्योंकि पी है पहला बॉन्ड, एक बॉन्ड क्या बनता है उसमें सिग्मा, और 3 ऑर्बिटल होता है पी में, तो एक तो बनाएगा सिग्मा, 2 क्या बनाएंगे पाई बनाएंगे, इसलिए एक सिग्मा हो गया और 2 क्या हो गया पाई हो गया। तो 2px 2py साथ में इनको हमने पाई बोल दिया और अकेले वाले को हमने सिग्मा बोल दिया। इतनी बात समझ जाए। सेम टू सेम मैं एक बार और बना रहा हूँ, डिफरेंस बताऊंगा बाद में। ठीक है, सेम टू सेम ही है, थोड़ा सा डिफरेंस है, क्या है ये बताता हूँ, पहले बना लेते हैं।
ठीक है, तो एक बार बना दिया मैंने डायग्राम, सेम टाइप का ये दिख रहा है आपको थोड़ा थोड़ा। ये होगा आपका 1s 2s 2p, दिस इज योर 2p, दिस इज योर 2s, दिस इज योर 1s। मॉलिक्यूलर एटॉमिक ऑर्बिटल्स होगा, बीच में मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होगा। दिस इज योर सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, दिस इज योर सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s। सिंगल है तो इसको क्या बोलेंगे, सिग्मा 2pz, और ये दोनों एक साथ हो गए पाई 2px, पाई 2py। अकेला ये भी दो एक साथ हो गए तो एक क्या हो गया, और ऊपर वाला एंटी बॉन्डिंग पाई स्टार 2px, ये होगा पाई स्टार 2py, और ये होगा सिग्मा स्टार 2pz। ठीक है, जैसे ऊपर नाम लिखा हमने नाम दिया ऑर्बिटल के, सेम टू सेम उसी पैटर्न में इनके भी हमने नाम दिए। अब डिफरेंस क्या है, डिफरेंस देखो जरा ध्यान से, डिफरेंस क्या है, यहाँ तक तो सेम है, ये और ये तो सेम है, पर जब स्मॉल ऑर्बिटल्स को हटाए तो ऐसे, जब क्या हो रहा है, जब टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, या तो 14 या 14 से कम होंगे, तब हम ये वाली स्टाइल बनाएंगे। और जब टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, ग्रेटर देन 14 होंगे, तब हम ये बनाएंगे। इतनी बात समझे, ये सबको ध्यान रखना है। अंतर क्या है इन दोनों में अंतर ये है, लास्ट वाला 2p वाला, यहाँ चल रहा है देखो 2 1 2 1, दो ऑर्बिटल, फिर एक, फिर दो, फिर एक, 2 1 2 1, और यहाँ पर चल रहा है 1 2 2 1। ठीक है, इसका ध्यान रखना, अगर ये नहीं करोगे तो गलत हो जाएगा क्वेश्चन। कब बनाएंगे ऊपर वाला, जब टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 14 या 14 से कम होंगे, तब 2 1 2 1 चलेगा, और अगर 14 से ज्यादा होंगे तो क्या चलेगा, 1 2 2 1 चलेगा, लास्ट वाला। बाकी नीचे तो सेम ही है, नीचे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऊपर वाला 2 1 2 1, 14 या 14 से कम, 14 से ज्यादा तो 1 2 2 1। आगे बात समझ में, तो इसका यूज करके हम बॉन्ड ऑर्डर भी निकालते हैं, मैग्नेटिक मूवमेंट भी निकालते हैं, बहुत सारी चीजें निकाल देते हैं, बात समझ लो। और बॉन्ड ऑर्डर निकाल सकते हैं, बॉन्ड डिस्टेंस निकाल सकते हैं, काफी सारे क्वेश्चंस, और इस टाइप के क्वेश्चन जो यहाँ पर दे रखा है ये भी कर सकते हैं। जैसे इसका यूज करके बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालते हैं, तो बॉन्ड ऑर्डर के लिए फॉर्मूला यहाँ बनता है, सपोज कहाँ लिखें, जगह भर गई है, चलो मैं लिखता हूँ। बॉन्ड ऑर्डर होता है हाफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स माइनस, साफ नहीं दिख रहा है, ठीक है, इतनी बात समझ आएगी। यहाँ लिखता हूँ, ब्लू पेन से लिख देता हूँ, बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल्स टू हाफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स माइनस एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, ये तुम्हारा बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला होता है। फिर बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स माइनस एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स डिवाइड बाय 2। तो जो हमने बॉन्ड ऑर्डर की ट्रिक बताई थी पिछले क्वेश्चंस में, उसको तुम इस फॉर्मूले से, इस एनर्जी लेवल डायग्राम का भी यूज करके निकाल सकते हो। ठीक है, जैसे सपोज क्वेश्चन में ही है, जैसे सपोज यहाँ पर अब करते हैं क्वेश्चन की बात, तो यहाँ बोल रहा है तुम्हारा, या चलो मैं एग्जांपल देता हूँ। सपोज में नाइट्रोजन का बॉन्ड ऑर्डर निकालना है, किसका निकालना है, N2 का। N2 का तुम ट्रिक से जानते हो, ट्रिक से क्या होगा, नाइट्रोजन के पास कितना होता है, 7 होता है, तो दूसरे नाइट्रोजन के पास भी कितना होगा, 7, तो 7 + 7 14 मतलब बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा इसका, 3 होगा। ट्रिक, अब ये ट्रिक हो गई, अब कॉन्सेप्ट से निकालेंगे। तो देखो टोटल वैलेंस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है, 14 है, कौन सा बनेगा, पहला कि दूसरा, तो डेफिनेटली पहला बनेगा, जिसमें 14 या 14 से कम है, तो 14 होंगे। अब 14 इलेक्ट्रॉन भरना है, तो भरो, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13 14, 14 भर दिए, समझ लो। 14 जैसे ही भरे तो बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला जानते हैं, क्या होता है, हाफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स नीचे वाले 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 माइनस एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन मतलब जो स्टार वाले हैं, स्टार वाले कितने, 1 2 3 4, ये तो खाली है तो केवल 4, तो देखो 10 - 4 कितना हो गया, 6/2 कितना आ गया, 3। तो देखो यहाँ से भी 3 आ रहे हैं और यहाँ से भी 3 आ रहे हैं। तो ये लॉजिक है, ये एक्चुअल में कॉन्सेप्ट यहीं से निकलता है बॉन्ड ऑर्डर, पर हमने ट्रिक बना रखी थी, ट्रिक से भी हम निकाल सकते हैं। आगे बात समझ में, कोई डाउट इतने में किसी को, ठीक है। तो इस तरीके से हम निकालते हैं। और आगे हम देख रहे हैं कुछ क्वेश्चन में पैरामैग्नेटिक डायमैग्नेटिक है, वो मैं यहाँ समझा देता हूँ। अगर देखो लास्ट ऑर्बिटल्स को पकड़ना है, अगर यहाँ आपको अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिखेगा, तो देखो ये 2 इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं, मतलब दिस इज पेयर्ड, तो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिखते हैं तो हम उसको बोलते हैं डायमैग्नेटिक। और बाय द वे ये एक ही दिखता, ऐसा दिखता, समझ लो, ये ऐसा दिखता।
मतलब 13 इलेक्ट्रॉन होते हैं तब ये होता पैरामैग्नेटिक। अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे तो पैरामैग्नेटिक और पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे तो डायमैग्नेटिक। ठीक है, खैर अगले क्वेश्चन में हम बात करेंगे। फिलहाल मैं मिटा देता हूँ, काफी ज्यादा बोर्ड भर चुका है, इस वाले को मिटा देते हैं। ओके, तो आते हैं क्वेश्चन के अंदर। क्वेश्चन बोल रहा है क्वेश्चन 26, चलो इसकी यूज होगा हमारा। इन प्रोसेस O2 प्लस से O2 प्लस इलेक्ट्रॉन लॉस्ट इज फॉर्म। तो पहले O2 प्लस बनाना पड़ेगा। तो O2 प्लस के लिए जरा बताओ क्या बनेगा। O2 प्लस का क्या आएगा, ऑक्सीजन का 8, दूसरे ऑक्सीजन का 8 16, 8 प्लस 8 16 प्लस मतलब एक इलेक्ट्रॉन चला गया, मतलब -1, तो कितना है 15। तो 15 के लिए कौन सा डायग्राम बनाओगे, फर्स्ट वाला कि सेकंड वाला। तो डेफिनेटली सेकंड वाला। जब इलेक्ट्रॉन 14 से ज्यादा है तो ये वाला डायग्राम बनाएंगे 15। ठीक है, अब 15 इलेक्ट्रॉन इसमें भरते हैं। तो 15 इलेक्ट्रॉन जब भरेंगे तो कैसे भरोगे, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, फिर इसमें भरता है 12। ठीक है, इसके बाद यहाँ भरा जाता है 11 12 13 14 और ये हो गया आपका 15। बात समझ आ गई। तो पहले हमने O2 प्लस के निकाल दिया। O2 प्लस का क्या हो गया 15 इलेक्ट्रॉन हमने भर दिए। बॉन्ड ऑर्डर भी यहां से निकाल सकते हो। बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला क्या था, हाफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स माइनस एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। ये आपके पास फॉर्मूला था, इलेक्ट्रॉन्स माइनस एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। क्या होगा O2 प्लस, बॉन्ड ऑर्डर ट्रिक से भी निकाल सकते हो इससे। चलो इससे निकालते हैं इस बार। 1 2 बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं नीचे वाले 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स कौन से ऊपर वाले 1 2 3 4 और एक ये 5 स्टार वाले एंटी बॉन्डिंग। ठीक है, 10 - 5 5/2 डेट इज 2.5। तो देखो बॉन्ड ऑर्डर कितना आ गया 2.5 आ गया। और ट्रिक से निकालोगे, ट्रिक से भी बॉन्ड ऑर्डर 2.5 आएगा। देखो 15 आया, 15 के लिए पता है 14 के लिए 3 होता है तो 15 के लिए 2.5 आएगा। ठीक है, और मैग्नेटिक बिहेवियर निकालते हैं। तो मैग्नेटिक बिहेवियर देखो लास्ट वाला ऑर्बिटल में कितना पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो एक ही इलेक्ट्रॉन दिख रहा है तो मतलब अनपेयर्ड है। तो ये क्या होगा आपका पैरामैग्नेटिक होगा, पैरामैग्नेटिक होगा। ठीक है, अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसका मतलब पैरामैग्नेटिक, और अगर सारे के सारे पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे तो ये आपका क्या होगा डायामैग्नेटिक। ठीक है, ये भी आप इस थ्योरी इस डायग्राम से निकाल सकते हो। ठीक है, और तो हमारा टारगेट फिलहाल ये नहीं था। चलो अब जो क्वेश्चन है क्वेश्चन में आते हैं, पर इसको ध्यान रखना आप लोग, ये आगे के क्वेश्चन में यूज हो रहा है। तो O2 प्लस का एनर्जी लेवल डायग्राम ने बना दिया। अब यहां से निकल रहा है एक इलेक्ट्रॉन निकला। तो बताओ इलेक्ट्रॉन कहां से निकलेगा, और डेफिनेटली जो इलेक्ट्रॉन सबसे ऊपर है वही वाला निकलेगा। तो ये इलेक्ट्रॉन देखो यहां से निकलेगा, ये वाला इलेक्ट्रॉन निकलेगा ना। बोल रहा है O2 प्लस से कहां जा रहा है, O2 प्लस में एक इलेक्ट्रॉन लॉस्ट हो रहा है। तो जो इलेक्ट्रॉन निकलेगा, क्योंकि O2 प्लस को जब निकालोगे तो O2 प्लस कितना आएगा आपका 14 आएगा। जैसे 8 + 8 16, 8 + 8 + 2 मतलब 2 इलेक्ट्रॉन चले गया, तो कितना आएगा 14। तो अब 14 जब इलेक्ट्रॉन भरोगे तो एक ये वाला इलेक्ट्रॉन ही तो हटेगा, ये वाला इलेक्ट्रॉन जो यहाँ पर भरा था ये वाला इलेक्ट्रॉन लॉस्ट होगा। तो 14 के लिए क्या होगा, ये हट जाएगा और ये वाली कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी। सॉरी 14 के लिए वैसे दूसरी स्टाइल जो पहले मैंने बताई थी यहाँ पर वाली चलेगी, मतलब ये दो नीचे आ जाएगा और ये वाला कहाँ आ जाएगा ऊपर आ जाएगा। पर इन शॉर्ट जो इलेक्ट्रॉन गया वो यही वाला तो इलेक्ट्रॉन गया है, और ये इलेक्ट्रॉन कौन सा ऑर्बिटल में प्रेजेंट है, देखो एंटी बॉन्डिंग पाई। तो देखो दिख रहा है, तो ये दिख रहा है एंटी बॉन्डिंग पाई ऑर्बिटल में प्रेजेंट था। दिख रहा होगा आपको π*2px, तो ये एंटी बॉन्डिंग पाई में प्रेजेंट है। आई बात समझ में। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आया बात समझ में कि जो इलेक्ट्रॉन निकलेगा वो ये वाला निकलेगा। ये वाला इलेक्ट्रॉन कौन सा ऑर्बिटल में प्रेजेंट है, π*2px, मतलब π* का मतलब एंटी बॉन्डिंग और पाई। ठीक है, तो इस लॉजिक का यूज करके तुम बॉन्ड ऑर्डर वगैरह बहुत इजीली निकाल सकते हो। तो ये ध्यान रखना 14 या 14 से कम अगर इलेक्ट्रॉन होंगे तो पहला वाला डायग्राम जो यहाँ बनाया था वो यूज करेंगे। 14 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे तो ये वाला डायग्राम यूज करेंगे, एनर्जी लेवल डायग्राम। ठीक है, ओके। नाउ एक चीज और बता देता हूँ मैं आपको, जो बॉन्ड ऑर्डर होता है इसको हम बॉन्ड ऑर्डर बोलते हैं, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ या सॉरी बॉन्ड स्ट्रेंथ, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी। जितना बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा होगा उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी होगी, उतनी ज्यादा बॉन्ड स्ट्रेंथ होगी। एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड लेंथ के क्या होगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है, तो ये भी थोड़ा ध्यान रखेगा आपको, तो क्वेश्चन करने में थोड़ी आसानी होगी।
जितना ज़्यादा बॉन्ड ऑर्डर होगा, बॉन्ड ऑर्डर निकालना पता है सबको, उतना ज़्यादा बॉन्ड स्ट्रेंथ होगी, उतनी ज़्यादा स्टेबिलिटी होगी, और बॉन्ड लेंथ उतनी क्या होगी, कम होगी। कुछ सोचो, बॉन्ड अगर ज़्यादा स्ट्रेंथ है, बॉन्ड की स्ट्रेंथ ज़्यादा है, तो लेंथ क्या होगी, कम होगी, तभी तो होगा। जैसे सपोज एग्जाम्पल के तौर पे चौक होती है, चौक का टुकड़ा, छोटी चौक को तोड़ना मुश्किल होता है पर बड़ी चौक को तोड़ना आसान होता है। तो अगर बॉन्ड लेंथ छोटी है मतलब वो स्ट्रांग है, यही लॉजिक। बॉन्ड लेंथ अगर छोटी है तो ज़्यादा स्ट्रांग है और उसका बॉन्ड ऑर्डर क्या है, ज़्यादा है। आई बात समझ में? जो छोटा होता है वो हमेशा क्या होता है, स्ट्रांग होता है, और जितना बढ़ता रहता है बॉन्ड उतना क्या होता रहता है, वीक होता रहता है। तो अगर बॉन्ड ऑर्डर और बॉन्ड स्ट्रेंथ में डायरेक्टली का रिलेशन है, तो बॉन्ड स्ट्रेंथ और बॉन्ड लेंथ में हम जानते हैं इनवर्सली का होता है, तो डेफिनेटली बॉन्ड ऑर्डर और बॉन्ड लेंथ में भी क्या होगा, इनवर्सली का रिलेशन होगा। ठीक है, ओके। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन इज पैरामैग्नेटिक एंड हैज बॉन्ड ऑर्डर 1/2, मतलब 0.5, 1/2 का मतलब समझते हो, 0.5 किसका होगा? तो एनर्जी लेवल डायग्राम से चेक कर सकते हो, वरना डायरेक्टली ट्रिक पता है। बॉन्ड ऑर्डर के लिए तो हम डायरेक्टली ट्रिक यूज करेंगे, चलो ट्रिक यूज करते हैं। ऑक्सीजन का कितना होगा, 8 + 8 दैट इज 16, 16 मतलब 2। नाइट्रोजन का कितना होगा, 7 + 7 14, 14 दैट इज 3, ट्रिक बताया था मैंने। फ्लोरीन, फ्लोरीन का कितना होगा, फ्लोरीन का कितना होता है 9, 9 + 9 18, 18 मतलब 1। तो बस फिर बचा क्या, हाइड्रोजन ही का होगा 1/2। आपसे बोला 1/2 किसका होगा, तो अगर इसका 2 इसका 3 इसका 1 है तो बचा क्या है, हाइड्रोजन, इसी का होगा, निकाल लेते हैं। इसके लिए हम ट्रिक नहीं लगा सकते, ट्रिक कहाँ से कहाँ तक वैलिड थी, 10 इलेक्ट्रॉन से लेकर 18 इलेक्ट्रॉन तक वैलिड थी। इसके लिए हमें डायग्राम बनाना पड़ेगा, और डायग्राम बनाते हैं, ये बनेगा, यहाँ हाइड्रोजन हो गया, यहाँ हाइड्रोजन हो गया। तो H2 कितना होता है, H2 का कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 2, 1 + 1, चलो लिख देते हैं 1 + 1 2, और +1 है, +1 मतलब 1 इलेक्ट्रॉन चले गया, तो कितने बच गए, केवल 1। तो आपको केवल 1 ही इलेक्ट्रॉन भरना है, तो 1 इलेक्ट्रॉन इसी में तो भरेगा नीचे, अब तो पूरा ऊपर खाली ही है, तो 1 भर गया, तो बॉन्ड ऑर्डर कितना आएगा, हाफ। बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स कितना है 1, माइनस एंटी बॉन्डिंग कितने हैं 0, तो 1/2। आगे देखो बॉन्ड ऑर्डर, तो आपका हाइड्रोजन ही होगा। और पैरामैग्नेटिक देख लो, तो पैरामैग्नेटिक के लिए लिखा है, पैरामैग्नेटिक के लिए क्या चाहिए, अनपेड इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। तो देख लो हाइड्रोजन के पास यहाँ पर अनपेड इलेक्ट्रॉन दिख रहा है, केवल एक ही इलेक्ट्रॉन है, मतलब इट इज अनपेड। ठीक है, ओके। तो बात समझ आ गई, अनपेड इलेक्ट्रॉन कैसे निकालेंगे। लास्ट वाले ऑर्बिटल को देखना है, अगर केवल वहां 1 इलेक्ट्रॉन होगा तो मतलब वो अनपेड है, मतलब पैरामैग्नेटिक है। 2 इलेक्ट्रॉन होंगे पेयर्ड है, तो मतलब वो डायमैग्नेटिक है। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 28 करते हैं। The magnetic moment of K3FeCN6 is 1.73 बोर मैग्नेट्रॉन। मैग्नेटिक मोमेंट दे रहा है इसका, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट, अनपेड इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट। ठीक है, तो ये वैसे आपका क्वाड्रेंट केमिस्ट्री का क्वेश्चन है, पर डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड एक ट्रिक बताता हूँ। वैसे आपको इसके लिए पूरी कॉन्फ़िगरेशन वगैरह लिखनी पड़ेगी अगर आप पूरे कॉन्सेप्ट पे जाएंगे, पर ध्यान रखो मैं एक ट्रिक बता रहा हूँ, क्योंकि कॉन्सेप्ट बताने में बहुत ज़्यादा टाइम जाएगा, और जनरली क्वेश्चन इसी टाइप के आते हैं। देखो कैसे क्वेश्चन आते हैं, या तो बोलेगा कि मैग्नेटिक मूवमेंट दिया होगा, आपको बोलेगा अनपेड इलेक्ट्रॉन बताओ कितने, या फिर इसका उल्टा क्वेश्चन बन सकता है कि आपको अनपेड इलेक्ट्रॉन गिवन होंगे, आपको बोलेगा मैग्नेटिक मूवमेंट बताओ। ठीक है, ये 2 टाइप के क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। तो इसके लिए ट्रिक क्या है, इसका डायरेक्ट फॉर्मूला ध्यान रखो। मैग्नेटिक मूवमेंट का फॉर्मूला क्या होता है, म्यू इज इक्वल्स टू √n+2 बोर मैग्नेट्रॉन। ये आपके पास फॉर्मूला होता है, म्यू इज द मैग्नेटिक मूवमेंट। ठीक है, डायपोल से भी हम डिनोट करते हैं म्यू को, बट मैग्नेटिक मूवमेंट को भी हम म्यू से ही डिनोट करते हैं। और n इज द नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन। तो एटलीस्ट केवल आप लोग ये फॉर्मूला ध्यान रखोगे तो काम बहुत इजीली बन जाएगा। म्यू इज इक्वल्स टू n+n/n+2। तो आपको बोल रहा है अगर मैग्नेटिक मूवमेंट 1.73 है तो कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन होंगे। तो देखो यहाँ पर मैं क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, पहले चीज बताता हूँ। सपोज एक अनपेड इलेक्ट्रॉन होगा, n की वैल्यू अगर 1 होगी, तो देखो n की वैल्यू क्या होगी 1, तो कितना हो जाएगा 1 + 2। डायरेक्ट मैं पुट कर रहा हूँ, या कह सकते हो हिडन ट्रायल मेथड लगा दो। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर 1.73 लोगे, रूट लोगे, फिर वो थोड़ा दिक्कत होगी, तो इसलिए इससे अच्छा हिडन ट्रायल मेथड लगाओ। तो n की वैल्यू क्या पुट करी मैंने 1, n की वैल्यू 1 + 2, तो देखो कितना आ गया, म्यू इक्वल्स टू 3, और √3 क्या होता है 1.73 होता है। तो देखो आ ही गया आंसर। अगर जब तुमने n की वैल्यू 1 पुट करी, मतलब अनपेड इलेक्ट्रॉन कितना पुट करा 1, तो तुम्हारा मैग्नेटिक मोमेंट कितना आ रहा है 1.73 आ रहा है, तो डायरेक्टली तुम्हारा आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, डायरेक्टली हिडन ट्रायल लगा सकते हो फॉर्मूले का यूज करके।
और इसका उल्टा, अगर तुम्हारे पास उल्टा भी पूछा जा सकता है कि अगर तुम्हारे पास सपोज 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन है तो बताओ कितना मैग्नेटिक मोमेंट होगा, तो कोई बात नहीं, डायरेक्ट फॉर्म में पुट करो। 2 कितना हो जाएगा, तो देखो 2 + 2 4 कितना आएगा √8। तो √8 की वैल्यू क्या होती है, तो अब निकालने में लग जाए, √8 ऐसे निकालोगे आप इस तरीके का यूज करके, ठीक है। √8 देखो किसके आसपास है, √9 के आसपास है। √9 क्या होता है, 3 होता है ना, तो √8 क्या होगा, 3 से कम ही होगा, थोड़ा सा कम, तो 2.8 के अराउंड लिख दो, तो 2.8 बोर मैग्नेट्रॉन हो जाएगा। वही बात समझ में, √9 होता तो डायरेक्टली हम 3 लिखते, तो √8 के लिए कैलकुलेशन मत करो, डायरेक्ट लॉजिक लगाओ, 3 से कम होगा, 2.8 2.9 लिख सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से आपका मैग्नेटिक मोमेंट निकलता है। ठीक है, इतनी बात समझ आ गई, इस तरीके से मैग्नेटिक मोमेंट निकलता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू बॉन्ड लेंथ। बॉन्ड लेंथ के रिस्पेक्ट में कौन सा सही नहीं है, तो सबसे पहले निकालो बॉन्ड। हम जानते हैं बॉन्ड ऑर्डर और बॉन्ड लेंथ में क्या है, इनवर्सली का रिलेशन है, मतलब निकालनी पड़ेगी बॉन्ड ऑर्डर, तो C2 का निकालो, C2 और C2 2 माइनस का, C2 का कितना आएगा, कार्बन का कितना होता है 6, तो इसका 12 है, इसका कितना है 6 + 6 12 और 2 इलेक्ट्रॉन आ गए मतलब 14, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर आएगा 3 और इसका बॉन्ड ऑर्डर आएगा कितना आएगा 2 आएगा। तो अगर इसका बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा है तो इसकी बॉन्ड लेंथ क्या है, कम है, तो देखो इसकी कम ही दे रखी है, ये तो बोल रहा है बॉन्ड ऑर्डर और बॉन्ड लेंथ में इनवर्सली का रिलेशन है, तो अगर इसका बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा है तो मतलब इसकी बॉन्ड लेंथ कम है और ऑप्शन में इसकी कम ही दे रखी है, ठीक है, तो ये नहीं होगा, बोल रहे हैं इनकरेक्ट, नॉट करेक्ट। सेकंड चेक करेंगे N2 प्लस और N2 का, N2 का कितना होगा N2 प्लस का, तो 7 + 7 14 प्लस मतलब इलेक्ट्रॉन चला गया मतलब 13 आएगा। 13 का मतलब क्या होता है 2.5 बॉन्ड ऑर्डर, ठीक है, ये बॉन्ड ऑर्डर की ट्रिक बताई थी मैंने, वही डायरेक्ट यूज कर रहा हूँ मैं। और N2 का कितना होगा 7 + 7 दैट इज 14, 14 का मतलब बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा 3 होगा। तो अगर इसका बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा है तो मतलब इसकी बॉन्ड लेंथ क्या होगी, कम होगी, बॉन्ड ऑर्डर एंड बॉन्ड लेंथ में इनवर्सली का रिलेशन है, मतलब N2 की कम होगी, और देखो इसमें कम ही दे रखी है, मतलब ये भी सही है। अगला चेक करते हैं O2 एंड O2 माइनस, O2 का कितना होगा 8 + 8 16, मतलब बॉन्ड ऑर्डर होगा इसका 2, और O2 माइनस का कितना होगा 8 + 8 16 और एक इलेक्ट्रॉन और आ गया, माइनस का मतलब इलेक्ट्रॉन आया है मतलब 17 मतलब बॉन्ड ऑर्डर इसका कितना होगा 1.5 होगा, 1.5 होगा। अब देखो बॉन्ड ऑर्डर इसका कम है, मतलब इसकी बॉन्ड ऑर्डर इसका ज्यादा है, O2 का ज्यादा है, ठीक है, उसका कम इसका ज्यादा, कुछ भी बोल सकते हो, चलो इसका ज्यादा बोलते हैं, इसका ज्यादा है, मतलब इसकी बॉन्ड लेंथ क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए, पर वहां पर O2 की बॉन्ड लेंथ क्या दे रखी है, ज्यादा दे रखी है, समझ लो, इसका बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा है तो मतलब इसकी बॉन्ड लेंथ क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए, बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा तो बॉन्ड लेंथ कम, बॉन्ड लेंथ कम होनी चाहिए, पर यहाँ इस ऑप्शन में इसकी बॉन्ड लेंथ ज्यादा दे रखी है, मतलब यही आपका आंसर हो जाएगा। यही गलत है, बोला है कौन सा गलत, नॉट करेक्ट है, विच इज नॉट इनकरेक्ट, ठीक है, तो यही हो जाएगा। आई बात समझ में, ओके। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन N2 goes to N2 प्लस, जब N2 कहां से कहां जा रहा है N2 प्लस में जा रहा है, एंड NN बॉन्ड डिस्टेंस मतलब बॉन्ड लेंथ, एंड व्हेन O2 goes to और O2 कहां से कहां जा रहा है O2 प्लस में जा रहा है, तब O बॉन्ड डिस्टेंस का मतलब बॉन्ड लेंथ क्या हो रही है, तो फिर से वही सेम बॉन्ड ऑर्डर निकालोगे, तो इसका कितना आएगा 14 मतलब इसका आएगा 3 और इसका निकालोगे, इसका कितना आएगा, ब्लैक पेन से निकाल देता हूँ, इसका आएगा 14 सम ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट इज बॉन्ड ऑर्डर 3, इसका कितना आएगा, इसका आएगा 7 + 7 14 प्लस मतलब इलेक्ट्रॉन चला गया 13 मतलब 2.5, ये आएगा बॉन्ड ऑर्डर। ये क्या है, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, ये मैं पीछे बता चुका हूं आप लोग को, है ना। 3 से 2.5 गया, तो 3 से 2.5 मतलब क्या हुआ, डिक्रीज हुआ है, बात समझ लो। 3 से बॉन्ड ऑर्डर, यहाँ बॉन्ड ऑर्डर नहीं बोल रहा है, ये बोल रहा है बॉन्ड डिस्टेंस मतलब बॉन्ड लेंथ। तो देखो बॉन्ड ऑर्डर कम हुआ है तो बॉन्ड लेंथ क्या हुई होगी, बड़ी होगी, इनवर्सली तो है बॉन्ड ऑर्डर और बॉन्ड लेंथ, तो बॉन्ड ऑर्डर कम हुआ है तो बॉन्ड लेंथ क्या हुई होगी, बड़ी होगी, बॉन्ड लेंथ हमें निकालनी है, बॉन्ड लेंथ, ठीक है। ऐसे इसलिए निकालते हैं, ऑप्शन के लिए कितना होगा 16 मतलब कितना इलेक्ट्रॉन 16 इलेक्ट्रॉन 8 + 8 16, तो कितना बॉन्ड ऑर्डर 2, O2 प्लस में कितना इलेक्ट्रॉन
16 और एक चला गया मतलब 15 इलेक्ट्रॉन, मतलब बॉन्ड ऑर्डर कितना हो गया इसका, बॉन्ड ऑर्डर होगा इसका 2.5, 15 का 2.5 होता है। तो देखो बॉन्ड ऑर्डर क्या हुआ है यहाँ पर 2 से 2.5 इंक्रीज हुआ है, और अगर बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज हुआ है तो बॉन्ड लेंथ क्या हुआ होगा, डिक्रीज हुआ होगा, इन्वर्सली रिलेशन है। तो आंसर क्या हो जाएगा, पहले में इंक्रीज दूसरे में डिक्रीज, तो ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको बॉन्ड ऑर्डर का कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है। बॉन्ड ऑर्डर से आप बहुत सारे टाइप के क्वेश्चन बहुत इजीली कर सकते हो। केवल बॉन्ड ऑर्डर में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स काउंट करना है, वो मैंने आपको आई थिंक 24 या 25 क्वेश्चन के अंदर मैंने समझाया था। ठीक है, तो इसी के साथ ये हो गया आपके सुपर 30 क्वेश्चंस केमिकल बॉन्डिंग के, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इन क्वेश्चंस को अगर आप लोगों ने समझ लिया तो मान के चलो कि केमिकल बॉन्डिंग का कोई सा भी क्वेश्चन तुम एटलीस्ट अटेम्प्ट तो कर लोगे। ठीक है, अटेम्प्ट करना बहुत ईजी हो जाएगा, और मुझे लगता है कि 80% क्वेश्चन तुम सॉल्व भी कर लोगे, क्योंकि सारे के सारे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं वो इन्हीं जो 30 क्वेश्चन मैंने सिखाए हैं इन्हीं के अराउंड क्वेश्चन रहते हैं। ठीक है, तो यही हमारा टारगेट है सुपर 30 सीरीज का। तो ठीक है, थैंक यू। नेक्स्ट क्लास में हम मिलते हैं एक नए चैप्टर के साथ, तब तक के लिए आप लोग पढ़ाई करो। थैंक यू।